नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर G20 के होस्ट करके भारत की धमक पूरे विश्व में बढ़ रही है, तो इसी के साथ आने वाले वक्त में कैसे विश्व गुरु बनने की राह पर हिंदुस्तान एक नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीति की एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। आप कल्पना कीजिए कि जब विकसित और विकासशील देशों के सबसे बड़े मंच पर G20 का आयोजन दिल्ली में करके, राजधानी दिल्ली में करके भारत ये साबित कर रहा है कि अब हम न सिर्फ विकसित देशों के साथ आगे के लिए, भविष्य के लिए पूरी कहानी लिखते हैं, बल्कि हम विकासशील देशों की आवाज भी बनना चाहते हैं। और यही वो धरातल पर है कूटनीति के, जहां पर हम एक नए सिरे से अपनी पहचान, अपना अस्तित्व एक ऐसे देश के रूप में बना रहे हैं जो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में नित नए आयाम पूरे विश्व को समझा रहा है। रूस यूक्रेन की जंग हो, कोविड के बाद की परिस्थितियां हो, हमने अपने से कम विकसित देशों को अगर वैक्सीन्स भेजे, तो हमने रूस से तेल भी लिया, यूक्रेन को भी दवाइयां पहुंचाई। हम एक नई एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं डिप्लोमेसी में, और उस सब के बैकग्राउंड में ये G20 हो रहा है। क्या है इसका महत्व, इसी पर बातचीत करने के लिए G20 पर एक्सपर्ट्स 10 आज तक पर हमारे साथ जुड़ गए। जी हाँ, 10 एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि जिस जश्न में आप भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम सबको यही लग रहा है कि हम सब मेजबान हैं। ये तमाम देश जो आ रहे हैं वो हमारी मेजबानी का यहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? इस मेजबानी से भारत को आज क्या हासिल हो रहा है? कूटनीति में हम क्या हासिल कर लेंगे? आने वाले वक्त में भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है? इन सब पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर रिटायर्ड वीबी सोनी साहब, जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं सेनेगल में, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं जमैका में, फिजी में एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक में। हमारे साथ रविंद्र सचदेव साहब जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडिया अफेयर्स एट USIN पैक है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट भी है वो। स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला साहब, फॉर्मर आर्मी कमांडर, इंडियन आर्मी के, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, जो कि कजाकिस्तान, स्वीडन और लातविया में पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं। जितेंद्र नाथ मिश्र जी, फॉर्मर एम्बेसडर इन पोर्चुगल एंड लाओस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। स्वागत है आपका। सुनील कुमार सिन्हा साहब, सीनियर डायरेक्टर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मेहमान हमारे साथ हमारे इस भारत मंडपम के स्टूडियो के बाहर से भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय जैन भुटोरिया साहब, जो कि बाइडेन सपोर्टर हैं, वो मेंबर भी है नेशनल फाइनेंस कमेटी एंड AAPI लीडरशिप फॉर बाइडेन टीम फ्रॉम फोरमोंट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑन इंडिया USA रिलेशनशिप्स, सेनेटर मारिया कैंटवेल के साथ वो काम कर रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय कुमार सिंह, जो कि डेप्यूटी वाइस चेयरमैन है कमिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड लीगल रेगुलेशन, वो रशिया से हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। G20 होस्ट करके, मैं आपके साथ अशोक सज्जनहार जी शुरुआत कर रही हूँ। G20 होस्ट करके भारत क्या हासिल करेगा? हम सब बहुत जश्न मना रहे हैं, दिल्ली बिल्कुल नई लग रही है, सब कुछ सजा हुआ है, वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबको पता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे और व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति नहीं आ रहे, लेकिन बाकी तमाम नेता आ रहे हैं। भारत क्या हासिल करेगा G20 का आयोजन करके? देखिए, पूरी दुनिया में आजकल हम देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। कुछ तो हमारे पास मुद्दे हैं जो बहुत पुराने हैं जी, जिसे कहा जाए पर्यावरण का मुद्दा है, पोल्यूशन का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। दूसरा है जो बहुत सारे विकासशील देशों के लिए जो कर्ज है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो काफी समय से हमारे साथ चल रहे हैं। कुछ समय में हम देखें 2-3 साल में कुछ और नए मुद्दे उभर कर आए हैं, जिन्होंने की विकासशील देशों के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा की हैं। न केवल विकासशील देश परंतु और सभी देशों के लिए। पहले तो मैं कहूंगा कोविड-19 में, उसमें जो हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए, उसके बाद हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध चल रहा है, तो उससे हमने देखा है जो विकासशील देशों के लिए बहुत कमी हुई है, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे या उर्वरक की हो, फर्टिलाइजर्स की हो। हमने देखा है जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो जो ये विकसित देश है ये अपने बैंक रेट्स ऊपर कर देते हैं, तो उससे और जो है अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो इस समय में ये जो इतनी जो जटिल समस्याएं हैं पूरी दुनिया में, उस समय में भारत ने अध्यक्षता ली है G20 की। भारत की बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जो भी ये चैलेंजेस थे, जो भी चुनौतियां थी, इन सब को भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से इनसे जूझा है। हाँ। अभी कुछ समय तक पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें नंबर पर थी, अब है 5वें नंबर पर, और IMF वर्ल्ड बैंक कहता है इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट एज फार एज द ग्लोबल इकोनॉमी इज कंसर्न। तो पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। हाँ। भारत एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकता है नॉर्थ और साउथ के बीच में, जो कि बहुत खाई उसमें आ गई है, और ईस्ट और वेस्ट में जो पोलराइजेशन हो गया है। तो भारत के लिए आपने पूछा है क्या होगा, मैं समझता हूं भारत का जो ये और बढ़ता व्यक्तित्व है, इसको पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करेगी। जब हम देखते हैं G20 समिट होगा, इसमें सभी पूरी दुनिया के बड़े नेता आएंगे यहाँ पर, और पूरी जो भी विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, जिसको हमने बड़ी अच्छी तरीके से मॉडर्न डिक्शनरी में, लेक्सिकन में ले आए हैं, उसका एक बहुत ही प्रमुख नेतृत्व करने वाला भारत उभर कर आया है। जी ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास आ रही हूँ। भुटौरिया साहब, आपके पास जरा आना चाहती हूँ। आप बाइडेन सपोर्टर हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर को अगर हम देखें तो बाइडेन ने भी साफ शब्दों में कहा है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट शी जिनपिंग इज नॉट कमिंग, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। कैसे देख रहा है अमेरिका, कैसे देख रहा है भारत में G20 के आयोजन को, मिस्टर भुटौरिया? बिल्कुल, थैंक यू। US-India relationship जो है one of the most important bilateral relationship of this century, और ये US और इंडिया दोनों share commitment to democracy, human rights and rule of law, और ये and they are also major economic and strategic partners, and अब they are also important partners in the Indo-Pacific region to counter the influence of China, so both on the economic side and also on the defense side. So ये G20 summit is an important opportunity for India और US को अपने cooperation और issues को strengthen करने के लिए to address global economic recovery, जैसे पहले अभी कहा, और from COVID-19 pandemic में, उसमें US और India can work together to promote economic growth and job creation in both the countries as well as in major countries around the world. Addressing climate change, US and India can work together to reduce greenhouse gas emissions and to promote clear energy projects. उसके अलावा countering terrorism, and US and India can work together to share intelligence and to disrupt terrorist networks. Promote democracy and human rights, and also promote, India is going to be a leaders in economic growth and opportunities, and in the health sector for the rest of the world, which will be an opportunity for US also is going to look India in the manufacturing side, hopefully on the silicon. वैसे तो आपकी हिंदी अच्छी है, आप अक्सर आज तक पर आते हैं, पर आज पता नहीं क्यों आप अंग्रेजी में ज्यादा बोल रहे हैं। तो इंडिया जो है, US जो है, इंडिया के साथ में मेजर पार्टनरशिप ग्रोथ होगा, और ये ताइवान को प्रोटेक्ट करने में भी US इंडिया का जो डिफेंस रिलेशनशिप है और चाइना का जो काउंटर बैलेंस करना, ये मेजर होगा। बाइडेन ने डेफिनेटली रिग्रेट करा है कि जिनपिंग नहीं आ रहे, बातचीत होती तो तीनों इंडिया, US और चाइना मिलके एक अच्छे लेवल में बातचीत होती, वो नहीं हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक अभी जो US इंडिया का जो स्टेट विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसको और आगे ये रिलेशनशिप बढ़ेगा, और नेक्स्ट 10 कंट्रीज में ये रिलेशनशिप विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनेगी यहाँ से G20 से, और इसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। अभय सिंह साहब, आपके पास आते हुए, पुतिन जंग की वजह से आ नहीं रहे हैं, लेकिन इस जंग का साया किसी भी वैश्विक ऐसी मीटिंग से, चाहे वो ब्रिक्स रहा हो, चाहे G8, किसी भी बैठक से इसका साया नहीं हटता। उस जंग को लेकर पूरा विश्व दो हिस्सों में बंट चुका है, पोलराइजेशन एक तरह से जंग के इर्द गिर्द हो गया है। पुतिन का नहीं आना और रूस का G20 को लेकर, हालांकि लावरोव आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर इसे देखा जा रहा है? अभय जी, देखिए सबसे मेन बात यह है कि रशिया का जो पोजीशन है, रशिया की जो बातें हैं, वो G20 में
हमारे विदेश मंत्री साहब सर्गेई लवरोव आके बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रशिया का पोजीशन वहां रखा जाए, और हिंदुस्तान में G20 होना ये बहुत बड़ी बात है। और G20 ही नहीं, और फ्यूचर में दूसरे भी ऐसे बड़े समिट हो, G7 हो। और जहां तक हमारे राष्ट्रपति के नहीं आने का कारण है, अभी की स्थिति में G20 में से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कुछ यहाँ है रशिया में, इसलिए वो अभी नहीं जा पा रहे हैं। और अभी की जो स्थिति है, वर्ल्ड का जो खेमा बन गया है, वो खेमा चेंज होना चाहिए। सिंगल पोलर वर्ल्ड होता जा रहा है, उसको चेंज करना जरूरी है। जी। और अभी आप देखिए कि समय बदल गया है और पूरी दुनिया बदल रही है। जो डेवलपिंग कंट्री थे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, उनकी आर्मी मजबूत हो रही है। उसका एक सही एग्जाम्पल आपके सामने बताओ, ये हमारा हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो 50 साल पहले हुआ करता था। और G7, G20 ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ये पुराने हिसाब से बनाई हुई है। उसमें नए नए कंट्री आने चाहिए G7 में। और अभी जो G7 की जो 7 कंट्री हैं, उसमें हिंदुस्तान का स्थान होना चाहिए, जो अभी नहीं दिया गया है। लेकिन मेन जो G20 में वो 7 कंट्री हैं, ये हमारे रशिया के लिए फ्रेंडली कंट्री नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से उनके साथ बैठकर उनके साथ डिस्कस करना, यूक्रेन का मामला हो या फिर दूसरा मामला हो, इसकी इतनी अहमियत नहीं है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स का जो फ्यूचर में जो करेंसी है, इसको सपोर्ट करना है। इंडिया और चाइना साउथ एशिया में बहुत बड़ी मजबूत कंट्री के सामने कंट्री की तरह उभर के आ रही हैं। मेरे ख्याल से अलग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, जिसका कभी बात भी उठा था, ट्रोइका जिसको बोलते हैं, ट्रोइका, जिसमें 3 कंट्री है, इंडिया, चाइना और रशिया। तो अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और सारी बातों को बैठकर एक ऑर्गेनाइजेशन G7 या G20 में सॉल्व कर लीजिए, ये संभव नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन चीन को लेकर क्या राय है रशिया की, उस पर मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर तमाम मेहमान जो है उनसे एक एक टिप्पणी जल्दी से लेते हुए आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, किस तरह से इसे देखा जाए? ये जो आयोजन हो रहा है ऐसे वक्त पर हो रहा है, लेकिन भारत एक नई फिलॉसफी को पूरे विश्व की डिप्लोमेसी में जन्म दे रहा है। हम रूस से तेल भी लेते हैं, हम यूक्रेन की मदद भी करते हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्र के जो जरूरतें हैं उसको सर्वोपरि रखते हुए सबसे रिश्ते रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और। जी हाँ, आपको सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर हमें बुलाया। आपने राष्ट्र के हित के बारे में इसका बयान किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा इसका जो सोचने का हिसाब थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि मैं इसको ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहता G20 को। G20 एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन क्षण है भारत के लिए। G20 आएगा, G20 जाएगा। भारत अभी G20 का चेयरमैन है और इसके बाद ब्राज़ील होगा और बाकी लोग होंगे। तो ये इत्तेफाक से भारत इस वर्ष एक, जैसे कि अशोक जी ने कहा, कठिन जटिल समय पर हमने इसका रोल लिया है। लेकिन जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, मैं कहता हूँ कि देखिए, मैंने ये सोचा है बहुत कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। क्या समझ में आया आपको? मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये मैं सिर्फ बायलैटरल स्तर पे नहीं देखता, मैं इसको सारे दुनिया के स्तर पे देखता हूँ। देखिए, अभी शी जिनपिंग नहीं आए, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भारत और चीन के बीच अभी समस्याएं चल रही हैं, जटिल हैं, सब जानते हैं। और उनको यहाँ आने से उनके लिए मुश्किलात हो सकती थी। उनको शायद उन्होंने सोचा होगा शायद कि हमें वो वेलकम नहीं मिलेगा, स्वागत नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। और हम सेंटर स्टेज पे तो वैसे भी G20 में नहीं हो सकते, क्योंकि G20 एक वेस्टर्न लेड पश्चिमी देशों का, वो उस पर आगे हैं। दूसरी बात ये, आपको जो करना था, जहाँ लीडरशिप आप लेना चाहते हैं, ब्रिक्स में हो गया है और आपने ब्रिक्स को मेंबरशिप बढ़ा दी।
तो ये आपके लिए एक विजय हुआ, डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुआ। तीसरी बात ये है कि ये ना भूलें कि ये जो नक्शा उन्होंने निकाला, चीनों ने क्यों निकाला जस्ट बिफोर G20, ये एक भारत के लिए एक मैसेज है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए मैसेज है। आपने उस नक्शे को आपके प्रोटेस्ट आए वियतनाम से, तो फिलीपीन से, ताइवान से और मलेशिया से, तो 5 देशों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है। और अभी देखिए आसियान समिट होने वाला है, बाइडेन साहब जा रहे हैं भारत से आसियान समिट के लिए, और शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं, हालांकि वो कभी नहीं गए हैं, ये भी ठीक है, उनके प्रीमियर जाते हैं। लेकिन अब वियतनाम क्यों जा रहे हैं? उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने का अभी उसकी बातें चल रही हैं, शायद हो जाए तो अमेरिका उस स्तर पर आ जाएगा वियतनाम का पार्टनर, जैसा भारत है, चीन है, रूस है और दक्षिण कोरिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें G20 को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए, और चीन का व्यवहार, उनका जो बिहेवियर है, इसी कॉन्टेक्स्ट में भी समझना चाहता हूँ, केवल भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। वीवी सोनी साहब, आपका टेक क्या है G20 के इस आयोजन पर? आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, इस प्रकार इस समय भारत के लिए बहुत अच्छी चुनौती है कि जो सिचुएशन इंटरनेशनल सीन में है वो बहुत मुश्किल है। हर प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, खासकर यूक्रेन वगैरह में, जहाँ पे मैं 5 साल रहा हूँ एम्बेसडर होके, और उसके अलावा चाइना तो खैर आ ही रहा है उसके अंदर। और तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए है, विश्व के लिए जो है, गरीबी और जो विकासशील देश हैं उनको मौका मिल रहा है या नहीं। और चौथी चीज़ यह है कि एनवायरनमेंट के बारे में क्या चीज़ हो रही है। ये सब चीज़ों को मिलजुल के देखा जाए तो भारत का योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत इन सब चीज़ों से गुजर चुका है, लीडरशिप दी है, अभी नहीं बहुत पहले से। हमारी जो डिप्लोमेसी है बहुत पुरानी डिप्लोमेसी है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हम भी निकल आए हैं। जबकि कोल्ड वॉर के सिचुएशन में आप देखेंगे, जबकि वर्ल्ड डिवाइडेड था, हमने किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया है। लेकिन इस वक्त बदल गया है समय, टाइम भी बदल गए हैं, चुनौतियाँ बदल गई हैं, डिफ़िकल्टीज बदल गई हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गया है। और इस वक्त जो हमारे सामने चुनौती है वही हमको देखनी है। और हमारी चुनौती क्या है कि मनुष्य के लिए कैसे उनको अच्छी प्रकार से, खासकर गरीब मुल्कों का केस आगे बढ़ाया जाए। अभी तक उनको बिल्कुल ही पीछे रखा गया था। हमें मौका मिल गया है कि उनको आगे लेके आएँ, जैसे कि हमने अफ्रीका के बारे में जो किया, अफ्रीकन यूनियन को जो लेके आए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारे डेवलपिंग कंट्रीज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि जो हम कहनी आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं वो हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से करेगा, और इनके इंटरेस्ट चले जाएंगे। तो ये मौका जो है बड़ा चैलेंजिंग मौका है, और हिंदुस्तान बड़े खूबी से इस मौके का फ़ायदा उठा के और उनको डायरेक्शन दे रहा है। इस समय ज़रूरी है विश्व के लिए अच्छी तरह से डायरेक्शन मिले, फोकस हो सिर्फ नॉट पॉलिटिकल इश्यूज में, इकोनॉमिक डे टू डे इश्यूज जो कि मानव जाति के लिए अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पूर्णिमा जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कई देशों को बहुत सारी उम्मीदें रहती है इस तरह के, जब समिट की बैठक होती है, बहुत सारे विकासशील देश होते हैं जिनको लगता है कि वो उम्मीद भरी नजरों से ऐसे इवेंट्स को देखते हैं। भारत को लेकिन संयम के साथ आगे बढ़ना है, और कैसे ये नॉर्म बने कि हम इतने बड़े बड़े आयोजनों को होस्ट करें, ये भी एक आगे आने वाले वक्त में एक स्टेप बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी तो पूरा कायाकल्प जैसे देश का, और हमने बहुत खास बात ये की कि G20 का आयोजन हमने राजधानी में सीमित नहीं रखा। देश के अलग अलग हिस्सों में, ईटानगर से लेकर श्रीनगर, अहमदाबाद, दक्षिण के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर, हर जगह पर छोटे बड़े आयोजन किए गए, ताकि पूरे विश्व को हम शोकेस कर सके। छोटे शहर, बड़े शहर और राजधानी तो अब देखेंगे ही राष्ट्राध्यक्ष। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, G20 जो है ये एक मौका है इंडिया के लिए, भारत के लिए, दिखाने के लिए भारत है क्या। जैसे ऑपोजिशन एक टर्म पब्लिश किया था और उसको बड़े लेवल पे उसको प्रमोट भी किया था, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ नेशन।
वो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स बना है उस तरीका से उसको इंडिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे राज्यों में उसको बांट कैसे दिया जाए। वो नेशन की जो कॉन्सेप्ट है, सब एक साथ चले, एक फ्लैग, एक अपना एक पहचान हो, और हमें कोई नहीं कह रहा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म कर दे। ये जो G20 है, मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है, जो भारत, जो इंडिया है, अपना जो हेरिटेज और हिस्ट्री, हिस्टोरिकल आर्टिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, उसको प्रमोट कर रहे हैं। नटराज की जो स्टैचू बनाया है 28 फीट की है, दिल्ली में कर रहे हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कैसे चल रहे पॉलिटिकल गेम, कैसे चल रहा है, साउथ में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या तो कश्मीर में हो। जो मुझे लगता है जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन जो है इंडिया की, बहुत घबरा गए। अभी मैंने देखा है ऑपोजिशन की जो डायनेस्टिक नेपो किड्स है, वो एक्चुअली इंडिया में नहीं रहेंगे, यूरोप टूर में चले गए और जाने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम चाइना का जो शी जिनपिंग है, ही इज नॉट कमिंग। हम मणिपुर की जो सिचुएशन देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि इट्स एक्चुअली नॉट इंटरनली, अगर हो भी रहा है वो उसका सपोर्ट एक्सटर्नली हो रहा है। द पावर्स, द वेपन्स, वो कहाँ से आ रहा है? तमिलनाडु से अभी जो 2 दिन पहले ये किस्सा हुआ था, स्टालिन की जो भाषा निकली, जो स्टेटमेंट निकला, सनातन धर्म को मिटाना है। आई थिंक ये सोची समझी एक साजिश है हिंदूज के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट। भारत जो नाम है वो तो पुराना नहीं हुआ है। हम मुस्लिम इन्वेडर के, ब्रिटिश के अंडर थे, या तो कभी कोई जगह पोर्तुगीज के अंदर थे। क्या जो हिंदूज का जो अस्तित्व है वो खत्म होगा कहीं पे। सभ्यता, एक ही सिविलाइजेशन जो है हमारी, एक ही प्राचीन है सभ्यता, वो अभी तक चल रहा है। तो ये है दुनिया के लिए दिखाने के लिए कि भारत बहुत दिलचस्प है। आपने पूरा ब्रह्मांड रच दिया, राजनीति, कूटनीति, सब मौजूदा भारतीय पॉलिटिक्स का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें भी आपने अपनी, लेकिन जनता बहुत जल्दी 6 महीने में डिसाइड करने वाली है कि किसकी सरकार फिर नहीं बदलेगी। जो भी होगा जनता का फैसला होगा। उसमें ना जाते हुए कम से कम राजनीति के दरवाजे पे ताला लग जाना चाहिए। देश ये सुनिश्चित करे कि भारत की धमक, उसका फोकस होना चाहिए। मैं आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी आना चाहती हूँ। हम अभिमान की तरह इसको देखें तो ये चाइना का ना आना, कई लोग तो वरना किस मतलब दिल पर पत्थर रख के फिर स्वागत करना पड़ता। अगर ऐसा मुल्क भी आए तब भी उसकी मेजबानी करते हैं, स्वागत करते हैं, तो कई चलाना पड़ेगा शी जिनपिंग को। आप कैसे देखते हैं कि ना आने के बारे में जो सवाल पूछा, उससे इजाजत हो तो कर दूं जो आपने पूर्णिमा जी से सवाल पूछा था। देखिए, जो इस बार जो भारत की अध्यक्षता में ये जो G20 की जो बैठक हुई है, इसमें जो एक महत्वपूर्ण या मेरे समझ में जो प्रमुख उपलब्धि ये है कि जो ये विदेश नीति और वैश्विक चुनौतियों का जो मसला है, पहली ये सारी चर्चाएं जो थी ये फॉरेन पॉलिसी वॉन्ग्स और टेक्नोक्रेट्स के बीच में सीमित रह जाती थी। अब जब हम इनको शहरों में ले गए हैं तो मेरे ख्याल से पहली बार एक प्रयास हुआ है कि ये जो विदेश नीति है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं, इसको हैं जो हम ज़मीनी दृष्टिकोण हैं उनसे जोड़ें, और इससे विदेश नीति में एक नई ऊर्जा आएगी। और मेरा ये भी समझना है कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े मुद्दे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें इनको जो चर्चाएं हैं इनको ज़मीनी दृष्टिकोण से जोड़ना चाहिए। जहाँ तक जी साहब का सवाल है, देखिए मैंने सुना कि वो आसियान में भी नहीं जा रहे हैं, एपेक में भी नहीं जा रहे हैं, नवंबर में जो एपेक समिट है कैलिफोर्निया, वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय मंचों से
वो एक यू नो द वे इज रिट्रीटिंग फ्रॉम दीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, राष्ट्रीय मंचों से जो वो एक शर्मिंदगी दिखा रहे हैं, इसके 3 बड़े कारण हैं। एक जो उनकी गहरूली जो घरेलू समस्याएं हैं वो वाकई में बहुत बुरा हाल है। आप इकोनॉमी को छोड़ दें, आप देखिए बेदाही में एक मीटिंग हुई है जहाँ पे उनके जो मार्गदर्शक मंडल हैं, पार्टी एल्डर्स, उन्होंने जी से बड़े कड़े सवाल पूछे हैं, उनकी निंदा की है इकोनॉमी की ओर से। आज तक नहीं पूछे गए थे, इतने कठोर तरीके से उनको ट्रीट किया गया है। बिल्कुल, उनके कई मीडिया आउटलेट्स हैं जो सीसीपी के पक्षधर थे शंघाई में और सिंगापुर में, वो उनके खुलेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे निंदा कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब चीन की अर्थव्यवस्था इस तरह से धराशायी होगी सबकी नजरों के सामने, उनकी पार्टी एल्डर्स इस तरह से लताड़ रहे हैं शी जिनपिंग को कि वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट 25-30% आसमान छू रहा है। रियल एस्टेट की जो क्राइसिस है, अभी आप देख लीजिए, पहले सिर्फ एवरग्रैंड में थी, अभी कंट्री गार्डन, अब मैंने सुना है कोई साइनो ओशन कंपनी है, उसके सीईओ ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो ये सब जो हैं, ये बड़ी, उसकी जो बुनियादी मसला ये है कि जो चीन की जो वित्तीय कठिनाइयां हैं वो क्या बुनियादी हैं या अस्थाई हैं। इस समय ये लगता है कि वो अस्थाई से कुछ ज़्यादा हैं। और दूसरा जो कुछ हाल में उनके जो वो रॉकेट फोर्स में परेशानियां हुई थी, जो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटाया था, तो ऐसा भी लग रहा है कि जो उनकी पकड़ है राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े मुद्दों पे, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। रॉकेट फोर्स पे मैं 10 सेकेंड लेना चाहूँगा। जो उनके 10 जनरल्स पे कार्रवाई हो रही है, देखिए हमको इस बात पे तवज्जो देना है कि ये सिर्फ रॉकेट फोर्स नहीं है, ये 21वीं सदी की एक महाशक्ति का जो न्यूक्लियर व्यवस्था है उस पे प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है उसके जरिए से ये बड़ी चिंता का विषय है। रविंदर जी, बहुत सारे जो आम लोग रहते हैं वो G20 के आयोजन से बहुत खुश है राजधानी दिल्ली में, लेकिन डिप्लोमैट्स हैं और जो एक्सपर्ट से बात कीजिए तो वो आपको बताते हैं कि आप इसको इतना बड़ा इवेंट मत करिए, इतना हाइप मत कीजिए, इट्स अ गेटिंग टुगेदर ऑफ कंट्रीज, और शायद जॉइंट कम्युनिके की नौबत भी ना आए, एक आउटकम रिपोर्ट दिया जाए, इस तरह की बातें तमाम होती हैं। तो जो लोगों का उत्साह और डिप्लोमेसी की धरातल है, उस पर बीच की जमीन क्या कह रही है G20 के आयोजन? मेरे ख्याल से बीच की जमीन बीच की ही जमीन है, दोनों चीजों में सत्य है। बट लेट्स से बिग पिक्चर में अगर हम देखें, आज की दुनिया एक बिल्कुल नए युग में जा रही है। ये युग इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, बाहर निशान लगा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। कोविड के बाद रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना अमेरिका की जो टेंशन्स हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप ये मानिए 2020 के पहले की दुनिया एक अलग थी, आज की दुनिया एक अलग अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक शब्द यूज होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मेरे विचार से उससे बेहतर एक शब्द होगा इस्तेमाल करना न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स। इस समय दुनिया में एक नया मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस समय भारत की लेट्स से G20 या कोई भी, अभी ब्रिक्स हुआ था कुछ हफ्ते पहले, वो भी अहम था। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी मीटिंग्स हो रही हैं बायलैटरल 2 देशों के बीच में या मल्टीलैटरल 4-10 देशों के बीच में, हर मीटिंग के मायने बहुत ज्यादा भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस समय ये पीसेस कमिंग टुगेदर हैं, जोड़ तोड़ हो रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही हैं। अमेरिका और चाइना के बीच में दुनिया बढ़ती जा रही है, और थर्ड ब्लॉक या कुछ आप कहिए जो इंडिया और न्यूट्रल मिडिल पाथ के जो हम देश हैं उनकी बातें करते हैं। तो दुनिया इस समय बहुत ही अजीब और गरीब एक नए युग में एंटर कर चुकी है। इसलिए ये G20 में चाहे जो हो ना हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, जो भी हो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आगे के रास्ते को, रोड मैप को बनाता जाएगा। दैट इज वन। सेकेंडली, ये जो G20 हो रहा है, इसमें भारत का क्या आप पूछ रही थी, इसमें मेरे ख्याल से 3-4 चीजें जो क्लियर कट भारत के फायदे की हो सकती हैं। पहली बात, जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे बनते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, जो भी आप कहिए, तो उन देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करती हैं वो ये देखती हैं कि हमारे देश के और जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, इनके पॉलिटिकल रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए, पता चला वहां कुछ हो गया, मेरा पैसा डूब गया, ना मेरी सरकार मदद कर पाई ना वो कर पाई। तो बड़ी कंपनीज चाहती हैं बेटर पॉलिटिकल रिलेशंस, तब वो आती हैं। तो एक तो डायरेक्ट हमें ये फायदा आएगा, इसका इनडायरेक्ट वक्त के साथ
कि भारत के साथ देशों के रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, उसके चलते वहां की बड़ी कंपनीज रिस्क लेने में आगे आएंगी। सेकंड, एफडीआई वगैरह जो भी कह लीजिए। एक और चीज है, ट्रेड लिंकेजेस बढ़ती है, वो इकोनॉमी में चला गया। फिर से एक बहुत अहम और चीज है, आने वाले वक्त की जो जंग है, जो वॉर है, जो लीडरशिप है, वो केवल टेक्नोलॉजी की नहीं है कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D इत्यादि। वो जंग है टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स की, कि किसके स्टैंडर्ड्स पे दुनिया चलेगी, किन टेक्नोलॉजीज पे। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड। अमेरिका चाइना की ये वॉर है अगले 10 साल के लिए। अमेरिका ने हुआवे को क्यों बैन करा कि उसका 5G अगर चल जाता तो 5G स्टैंडर्ड दुनिया में उसी के चल जाते। 6G भी चाइना ले जाता, 7G भी ले जाता, अमेरिका पीछे हट जाता। ये रेस है आने वाले स्टैंडर्ड्स की। तो ये जो G20 की मीटिंग्स हैं, इसमें टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स पर भी कंसेंसस बनाया जाएगा, जो कि ओपन स्टैंडर्ड्स हो, नॉट कि एक आपको लॉक कर दिया गया। एक लास्ट पॉइंट इफ आई मे से, अमेरिका इंडिया में काफी और चीजें, पर एक चीज और है, अमेरिका को इस समय अपनी डिफेंस के लिए एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चाहिए, जो इंडिया बन सकता है, बन रहा है। अमेरिका के वेपन्स, एमुनेशंस, गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, नेटो के खत्म हो रहे हैं, यूक्रेन वॉर में ताइवान को देना है, चाइना से जंग के लिए तैयारी करनी है। अमेरिका का अपना डिफेंस प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, छोटी कंपनीज का, बड़ी बड़ी है। अमेरिका को एक लार्ज प्रोडक्शन बेस चाहिए। भारत एक दुनिया की, अनफॉर्चुनेटली जंग हो रही है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन के एडवांटेज ले सकता है। ठीक है, अब बायलैटरल्स भी 3-4 देशों के साथ होने हैं, जिसमें अमेरिका भी है, फ्रांस भी है। आपके पास मैं सुनील सिन्हा साहब आना चाहती हूँ, क्योंकि आप सीनियर डायरेक्टर हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के। हालिया दिनों में अगर हम देखें तो यूके देख लीजिए आप, यूरोप के कई मुल्क देख लीजिए, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से तबाह होती हुई सबकी नजरों के सामने दिख रही हैं। भारत ने लेकिन तटस्थता के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभाले रखा है कोविड के बाद भी। इन परिस्थितियों में भी भारत की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आप चाइना की हालत देख लीजिए, बैंकों की वहां पर हालत देख लीजिए क्या हो गई है, रियल एस्टेट सेक्टर की देख लीजिए। ये भी एक, जिसको पीएम हमेशा कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि G20 की उत्पत्ति कहां से हुई। ये जो 1997 में ईस्ट एशियन क्राइसिस के बाद एक जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में माहौल उत्पन्न हुआ, तो ये हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो रियल सेक्टर तो उस तरह से इंटीग्रेट नहीं हो सका, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेट हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगर कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। तो उत्पत्ति वहां से हुई, और एसेंशियली ये एक फोरम था जो सेंट्रल बैंकर्स हैं या जो फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं उनका फोरम था। फिर आया 2008 का क्राइसिस, उसके बाद जो है ये जो करंट स्वरूप हम देख रहे हैं वो 2008 के बाद ये हुआ कि नहीं, अब इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनको भी जोड़ा जाए। तो इसके बाद इस तरीके से जिस स्वरूप में हम G20 को देख रहे हैं वो आज ये है। मुद्दा ये है कि ये सारे ग्रुपिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर या फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर बनते हैं, बट इवेंचुअली ये देखा जाता है कि उन सबके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, तो उनमें तमाम नए मुद्दे जुड़ जाते हैं, तमाम नए लोग जुड़ जाते हैं, और उसका जो ओवरऑल स्कोप है वो इतना वाइड हो जाता है कि अल्टीमेटली एक समय ऐसा भी आता है कि उसमें आपका फोकस कहीं नहीं रहता। अब इस G20 समिट को अगर हम देखें तो इसमें कोर जो समिट है वो होने जा रहा है, उसके अलावा तमाम और बहुत सारे छोटे छोटे हुए हैं। अल्टीमेटली जब आप इसको कंक्लूड करेंगे जी, तो आप एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन करना चाहेंगे। वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस्ड होगा, इसके बारे में अभी भी कोई खास क्लैरिटी नहीं है। तो जहाँ तक G20 की अध्यक्षता करने का सवाल है, डेफिनेटली ये अपने आप में एक ऑनर है भारत के लिए, और भारत जो है इससे अपनी एक छवि जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखेगा, जो कि उसको आने वाले समय में काफ़ी मददगार भी साबित होगा, क्योंकि आपकी एक इमेज है, आपने एक ब्रांड इक्विटी एस्टेब्लिश की है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे लोग जो कि अदरवाइज आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं वो जान पाएंगे। परंतु
असली मुद्दा जो है वो ये है कि इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एडवांटेजियस हो सके। तो उसमें मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं नज़र आती। चलिए ठीक है, आप इसका जवाब देना चाहते हैं जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास विनोद जी। इसका जवाब नहीं, बट मैं एक टिप्पणी करना चाहता था, और वो ये है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का कद बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी कूटनीति जो है वो सक्रिय हो रही है, ज़रूरी है साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पे, सरहदों पे हम अपनी जो नज़र है और पैनी करें। क्योंकि जब भी चीन के साथ ये डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पे हलचल हुई है, आपने देखा होगा LAC पर उसके जो परिणाम हैं वो विपरीत हुए हैं। तो सतर्कता की ज़रूरत है कि जब जैसे जैसे हमारा कद बढ़ रहा है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जो संबंधित चुनौतियां हैं वो और भी घनिष्ठ, और बहुत सारी वजह हो सकती है इसकी। एक तो जो शी जिनपिंग का अपने देश के अंदर ही हाल है, वो चाहेंगे इधर उधर कुछ किया जाए जिसकी वजह से थोड़ा उनको डिफ्लेक्शन के लिए एक पॉइंट मिले। दूसरा, भारत के बढ़ते कद से वैसे ही अंदर अंदर परेशान है। श्रीनगर में G20 का हमने आयोजन किया, वो अलग पेट का दर्द बना हुआ है। मैं विनोद जी आपके पास अब आना चाहती हूँ। 2023 खास होगा भारत के लिए, खास है भारत के लिए, ऋषि सुनाक भी कह रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इंडिया ने जिस तरह से अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों के बीच आगे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात, ये सब एक पहल इसके कि हम विकसित देशों के साथ भी कंधे में कंधा मिलाकर भविष्य के लिए लिखे पूरी कहानी, लेकिन हम विकासशील देशों की भी आवाज में, हम उन तक भी वैक्सीन पहुंचाते हैं कोविड में, हम चाहते हैं कि उनकी आवाजों को भी ऐसे बड़े ग्रुपिंग्स में शामिल किया जाए। विनोद जी। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है उन देशों का प्रतिनिधित्व करने का ऐसे मंच पर जिनकी मौजूदगी G20 जैसे मंच पर नहीं है। अफ्रीकन देशों की बात हो या प्रधानमंत्री मोदी जी अभी एशियान जा रहे हैं। एशियान में इंडोनेशिया का रिप्रेजेंटेशन, बाकी ज़्यादा कंट्रीज का G20 में रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो उन सारी कंट्रीज की बात इतने बड़े फोरम पर भारत कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आपने सेलिब्रेशन से रिलेटेड बोली थी, और विदेश में भारत के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं G20 को लेकर, वो भी वाजिब है। और उसका मैं यहाँ पर अमेरिका में बैठ के एक बात आपको बोलना चाहूँगा। जैसे जब मोदी जी अमेरिका में आते हैं, भारत में जितनी चर्चा होती है उतनी ही चर्चा यहाँ पर, जब यहाँ से बाइडेन गए हैं और ऋषि सुनक गए हैं और सारे राष्ट्राध्यक्ष जब इंडिया पहुंचे हैं, तो हर उस देश में चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भारत गए हैं और भारत के लिए मौका है अपना जो सॉफ्ट पावर और अपने जो भी उन्होंने मतलब प्रोग्रेस की है उसको शोकेस करने का। और माध्यम इस बार विदेशी मीडिया है। यहाँ पर आपको माध्यम नहीं बनना, विदेशी मीडिया कवरेज दे रहा है आपको, और यहाँ पर उस सारी बातों की चर्चा हो रही है। मैं G20 पे वापस आना चाहूंगा। एक तो मुद्दे ऐसे हैं G20 के जिस पर मुझे लगता है भारत को फोकस करना चाहिए, और सिन्हा जी ने G20 की थोड़ी हिस्ट्री भी बताई है। उस हिस्ट्री से मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा। G20 को कई बार कहा जाता है, जो क्रिटिक्स होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें गैस ज्यादा है, सॉलिड कम है। क्योंकि जैसे 2021 में जो एग्रीमेंट हुए थे कार्बन न्यूट्रल को लेकर, उसमें कहा गया था कि कोल में फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी जो भी G20 के नेशंस हैं। बट कोयले में और कोयले से जनरेटेड पावर जो है उसमें 20% या 10% के आसपास का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। तो ये जो एग्रीमेंट G20 में होते हैं, ये ऐसे एग्रीमेंट नहीं है जो आपके WTO में होते हैं या फिर जो तो कोई पेनाल्टी आपको देनी पड़े। तो भारत के पास ये मौका है कि ये लॉन्ग टर्म बात करें, क्योंकि छोटे छोटे मोटे युद्ध, रशिया वॉर या ये डिरेल कर सकते हैं, पर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करना है। हो सकता है कोई डिक्लेरेशन साइन ना हो, पर भारत एक लीड ले सकता है अपनी अध्यक्षता में इस G20 के अंदर, और ये बात कहे कि चलिए G20 को रिस्ट्रक्चर करते हैं, G20 में ऐसी बातें जोड़ते हैं जो फाइनेंस के रिलेटेड जो फोरम बना हुआ है, कि जो हम बातें करें उसको हम इम्प्लीमेंट भी करें। तो ये मौका है। मैं एक और चीज जल्दी से जोड़ना चाहूंगा
आपने कहा कि रिश्तों में जो गर्माहट की बात है G20 के माध्यम से भारत तो मैं एक एग्जांपल से एक्चुअली बताना चाहूंगा कि रिश्तों में गर्माहट, यहाँ जो पश्चिमी देश में ठंड बहुत पड़ती है और रिश्तों में जो गर्माहट की बात है ये बड़ी सही है। और क्या है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं दुनिया भर में जो सुलझा लिए जाते हैं अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। G20 में अगर आप ध्यान देखिए तो अर्जेंटीना भी एक मेंबर है। अर्जेंटीना लार्जेस्ट 20 इकोनॉमी नहीं है। जब G20 बना था तब भी अर्जेंटीना लार्जेस्ट 20 इकोनॉमी में नहीं था, पर अर्जेंटीना कैसे है G20 का पार्ट। ये रिश्तों की गर्माहट तो बड़ा सही एग्जाम्पल है। तो कहा यह जाता है कि जो अर्जेंटीना के फॉर्मर इकोनॉमिक मिनिस्टर थे मिस्टर डोमिनो, वो हार्वर्ड में लेरी समर्स जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, ये दोनों रूममेट हुआ करते थे। हार्वर्ड में एक साथ पढ़े 1999 से 2001 के बीच में। पर ऐसे मिस्टर शर्मा, आपने गर्माहट की बात की और वहां पर ठंड मौसम की चर्चा की। यहाँ पर जैसे मौसम भी मेहमानों का स्वागत के लिए तैयार है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, थोड़ा सा मौसम पहले से बेहतर हुआ है राजधानी दिल्ली का। वहां के लोगों के लिए अच्छा ही मौसम ये होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। G20 का ये महामंच जो अब दिग्गजों का स्वागत करने के लिए तैयार है, यहां से कूटनीति की एक नई कहानी लिखने के लिए हिंदुस्तान अपना दम पूरे विश्व को दिखाता हुआ दिखाई देगा।